हेलो है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें जो हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है, इसमें पूछे जाने वाले विश्व इतिहास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी क्रांति और ये इसके ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेनेसा, जिसे हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं, रिफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम औद्योगिक क्रांति, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखी, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप हमें एक्स, जो फॉर्मर ट्विटर है, इसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डेली करंट अफेयर और जीके से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। साथ ही आप हमें व्हाट्सअप और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अमेरिकी क्रांति का परिचय, अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारण, क्रांति की प्रमुख घटनाएं, अमेरिकी क्रांति के परिणाम और प्रभाव से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में उपनिवेश स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और इसी के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। देखिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेश स्थापना की बात करें तो ये बात है 15वीं शताब्दी की। तो देखिए, 15वीं शताब्दी में यूरोप के 2 देश, एक तो हो गया पुर्तगाल और दूसरा हो गया स्पेन, इनके द्वारा भौगोलिक खोजें की जा रही थी। क्या की जा रही थी? भौगोलिक खोजें की जा रही थी। देखिए, भौगोलिक खोजों से संबंधित जो टॉपिक है, इसका अध्ययन हम रेनेसा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था पुनर्जागरण, उसमें भौगोलिक खोजों से संबंधित जो हमारा टॉपिक था उसमें हम कर चुके हैं। डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेन का एक नाविक होता है कोलंबस, और वह भी भारत को खोजने के लिए 3 अगस्त 1492 ईस्वी को अपने 3 जहाज पिंटा, नीना और सेंट मारियो के साथ में भारत को खोजने के लिए निकलता है। लेकिन कोलंबस यहाँ पर कैनरी द्वीप के पास में आकर और रास्ता भटक जाता है और वह चला जाता है वेस्ट इंडीज के बहामा द्वीप पर। कहाँ पर चला जाता है? वेस्ट इंडीज के बहामा द्वीप पर चला जाता है 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। और उसे लगता है कि उसने किसको खोज लिया? भारत को, जबकि वास्तव में उसने किसको खोजा था? अमेरिका को खोजा था। फिर उसके बाद में एक और नाविक होता है अमेरिगो द वेस्पुची, और ये पहला नाविक था जो अमेरिका की मुख्य भूमि पर पहुंचा। इसका नाम था अमेरिगो द वेस्पुची। और इसी के नाम पर 1507 ईस्वी में जर्मन भूगोल वेत्ताओं के द्वारा इन महाद्वीपों का नाम दिया गया अमेरिका। ये कहलाया उत्तरी अमेरिका और ये कहलाएगा दक्षिणी अमेरिका। तब इस क्वेश्चन से संबंधित एक एक कथन पर हम विचार करते हैं। पहला कथन है, स्पेन ने अमेरिका में सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किए। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला जो व्यक्ति अमेरिका आया था वो कौन था? स्पेनिश था। इसलिए पहली बार जो यहाँ पर कॉलोनी बसाने का कार्य किया वह किसके द्वारा किया गया? स्पेन के द्वारा किया गया। सेकंड कथन यहाँ पर है कि 1565 में स्पेन ने फ्लोरिडा पर अधिकार कर सेंट ऑगस्टिन नामक एक बस्ती बसाई। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और ये जो सेंट ऑगस्टिन नामक जो बस्ती थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित प्रथम बस्ती थी। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका में आने वाले यूरोपीय देशों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका में आए थे स्पेनिश, उसके बाद में आए थे हॉलैंड वासी आए थे जिन्हें डच कहते हैं, उसके बाद में इंग्लिश आए थे इंग्लैंड से, फिर फ्रेंच आए थे फ्रांस से, और उसके बाद में आए थे जर्मन आए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आए थे? स्पेनिश आए थे जो 2 नंबर पर है। उसके बाद में हॉलैंड वासी आए थे जो 1 नंबर पर है। उसके बाद में इंग्लैंड वासी आए थे जो कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। फ्रांस वासी 4 नंबर पर। जर्मन आए थे सबसे अंत में, ये है 5 नंबर पर। और ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर भी 3 कथन दिए हुए हैं और उसी के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में चर्चा की गई है ब्रिटेन के द्वारा स्थापित कॉलोनी की। तो ब्रिटेन के द्वारा जो पहला प्रयास किया गया था वह किया गया था 1583 ईस्वी में।
उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ के द्वारा एम्फ्रे गिलबर्ट को अमेरिका में कॉलोनी अर्थात उपनिवेश बसाने की आज्ञा दी थी। और एम्फ्रे गिलबर्ट के द्वारा अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में कॉलोनी के लिए इन्होंने न्यू फाउंडलैंड नामक जो स्थान है उसका इन्होंने अन्वेषण किया, लेकिन वापस लौटते हुए अमेरिका में इनका जहाज डूब जाता है। लेकिन 1584 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा से वोल्टर रैले के द्वारा, किसके द्वारा? वोल्टर रैले के द्वारा वर्जीनिया में पहली अंग्रेज बस्ती बसाई गई थी। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही है। सेकंड कथन है 1606 ईस्वी में सम्राट थे उस समय जेम्स प्रथम, इन्होंने दो कंपनी, एक तो लंदन कंपनी और दूसरी हो गई प्लीमथ कंपनी, इनको उपनिवेश बसाने का अधिकार दिया। तो ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो लंदन कंपनी होती है उसके द्वारा ही 1607 ईस्वी में कैप्टन क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक एक अंग्रेजी बस्ती की स्थापना की गई। देखिए, कैप्टन जो क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट होते हैं इनके द्वारा 120 अंग्रेजों को लेकर ये बस्ती बसाई गई थी, जिसमें अधिकतर मारे गए थे, और यह लंदन कंपनी द्वारा स्थापित पहली बस्ती थी। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1733 ईस्वी तक अमेरिका में उत्तर में मैन नदी से और दक्षिण में जॉर्जिया तक टोटल 13 अंग्रेजी उपनिवेश स्थापित हो गए थे। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखिए, इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं हम। ये मैप है जिसमें 13 कॉलोनी दी हुई है जो ब्रिटिश के द्वारा बसाई गई थी अमेरिका में। इनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो ये 4 कॉलोनीज है, जो दक्षिण में 4 कॉलोनीज हैं, पहली आ गई वर्जीनिया, दूसरी नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ये जो 4 उपनिवेश हैं ये प्रसिद्ध थे यहाँ पर तंबाकू और कॉटन उत्पादन के लिए। इन कॉलोनीज को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी कॉलोनी, दक्षिणी कॉलोनी और मध्य कॉलोनी। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिणी कॉलोनी की। दक्षिणी कॉलोनी में 4 कॉलोनीज आ जाती हैं, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया। और ये दक्षिण में बसे जो उपनिवेश थे ये फेमस थे तंबाकू और कॉटन उत्पादन के लिए। मध्य में हम बात करें तो मध्य में आ जाते हैं मैरीलैंड, डेलावियर, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क। और ये जो 5 उपनिवेश थे ये फेमस थे शराब और शुगर उत्पादन के लिए। इसके अलावा 4 जो उपनिवेश थे ये उत्तर में स्थापित थे, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट, रोड आइसलैंड और मैसाचुसेट्स। ये जो 4 कॉलोनी थी इनको न्यू इंग्लैंड कहा जाता था। अब हम चर्चा करते हैं कि इनको न्यू इंग्लैंड क्यों कहा जाता था। तो देखिए, ये बस्तियां बसाई गई थी प्यूरिटनों के द्वारा। देखिए, प्यूरिटन होते थे ये इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट लोग होते थे, प्रोटेस्टेंट होते थे या जो काल्विनवाद को मानने वाले लोग होते थे, उनको इंग्लैंड और अमेरिका में कहा जाता था, प्यूरिटन कहा जाता था। और इन लोगों के द्वारा ये 4 उपनिवेश बसाए गए थे, इसलिए इन 4 उपनिवेशों को कहा जाता था, न्यू इंग्लैंड कहा जाता था। प्यूरिटन के संबंध में अगर आपको अधिक जानना है तो हमने जब धर्म सुधार आंदोलन यानी रिफॉर्मेशन के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके ऊपर चर्चा की थी, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा कथन है कि दक्षिण में स्थित उपनिवेश तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अभी हमने चर्चा की थी कि दक्षिण में जो स्थित उपनिवेश थे तंबाकू और कॉटन उत्पादन के लिए फेमस थे। तीसरा है मध्य में स्थित उपनिवेश चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि मध्य में स्थित जो उपनिवेश थे ये फेमस थे शुगर और वाइन यानी शराब के लिए। इन दोनों के उत्पादन के लिए फेमस थे। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 तो सही है, लेकिन कथन 3 क्या है? गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रिटेन अर्थात यूरोप के लोग सर्वप्रथम अमेरिका क्यों आए? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर भी 3 कथन दिए हैं और इसी के आधार पर हमें सही कोट का चुनाव करना है। तो देखिए, ब्रिटेन या यूरोप के लोग अमेरिका क्यों आए थे, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह था धार्मिक कारण। देखिए क्या होता है, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक लिंकन चर्च की स्थापना कर दी जाती है। और इस एकलिंगन चर्च में क्या था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों के विचार सम्मिलित थे। लेकिन जैसे ही एकलिंगन चर्च की स्थापना की जाती है, महारानी एलिजाबेथ के बाद में आने वाले जो शासक थे, जिनमें नाम आ जाता है जेम्स प्रथम का नाम आ जाता है और दूसरा नाम आ जाता है चार्ल्स प्रथम का, इन दोनों के समय में ही कैथोलिकों के साथ साथ जो प्रोटेस्टेंट होते थे, प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड में कहा जाता था, प्यूरिटन कहा जाता था, इन दोनों के साथ में ही अत्याचार किया गया, धार्मिक असहिष्णुता की गई। और इसी के चलते ये जो प्यूरिटन लोग थे ये कहाँ पर आ गए? अमेरिका आ गए। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा जो रीजन था,
यूरोप में निरंतर युद्ध होते रहते थे और इन युद्धों से बचने के लिए ये लोग कहाँ पर आ गए, अमेरिका आ गए। इन युद्धों में एक और परंपरा थी। क्या परंपरा थी कि जब इंग्लैंड में युद्ध होते थे तो जो गरीब लोगों को पकड़कर अमीर जो सत्ताधारी लोग होते थे उनको सौंप दिया जाता था युद्ध लड़ने के लिए। तो उससे बचने के लिए ये लोग भी कहाँ पर आ गए, अमेरिका आ गए। चौथा कारण था कुछ ऐसे लोग थे जो ईमानदारी से कार्य करना चाहते थे, अवसरों की तलाश में अमेरिका आए, अवसरों की तलाश में अमेरिका आए। इसके अलावा देखिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या किया जाता था उस समय कि जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते थे, आपराधिक प्रवृत्ति के होते थे तो उनके सामने दो शर्त रखी जाती थी। पहली शर्त थी कि आप सजा काटें, और यदि आप सजा नहीं काटना चाहते थे तो ऐसे लोगों को विस्थापित कर दिया जाता था। जो ब्रिटिश कॉलोनीज होती थी उनमें विस्थापित कर दिया जाता था। इनमें अधिकतर लोगों को तो भेज दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्तमान में जो अधिकतर लोग हैं वो इंग्लैंड से ही हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे। इसके अलावा कुछ लोगों को भेज दिया गया कहाँ पर, अमेरिका भेज दिया गया। यहाँ पर इंग्लैंड का मानना था कि फिर बाद में इंग्लैंड में ऐसे लोग रहेंगे जो सभ्य हों, आपराधिक प्रवृत्ति के न हों। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो लोग थे वो कहाँ पर गए थे, अमेरिका गए थे। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया हुआ है कि ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग अवसर की तलाश में अमेरिका गए थे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है व्यापारिक करों से बचने के लिए, तो ये कथन गलत है। तीसरा है धार्मिक और सांप्रदायिक अत्याचारों से मुक्ति पाकर स्वतंत्र धार्मिक उपासना हेतु, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। मुख्य कारण था वो यही था। तो यहाँ पर कथन 1 और 3 तो सही है, जबकि कथन 2 क्या है, गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहला कथन है कि उपनिवेश वासियों को स्वतंत्रता और स्वशासन के विचार विरासत में मिले थे। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकतर जो अमेरिकी वासी थे, कॉलोनी वासी थे, वह कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ये लोग स्वतंत्रता और स्वशासन से अच्छे से परिचित थे, तो एक कारण ये भी था। दूसरा कारण दिया हुआ है यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता के प्रति उपनिवेशों में सहानुभूति का भाव, तो ये भी सही है। इसके पीछे रीजन क्या था, पहला रीजन था भौगोलिक दूरी, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो दूरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरा हो गया समय अंतराल। देखिए जो पहली बार लोग अमेरिका आए थे ब्रिटेन से, वर्तमान में उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी, दूसरी या तीसरी पीढ़ी चल रही थी, तो उन लोगों की जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके प्रति सहानुभूति नहीं थी। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन हो गया अधिकतर कौन से लोग थे, प्यूरिटन लोग थे। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने चर्चा की थी कि ये प्यूरिटन लोग थे, यानी जो प्रोटेस्टेंट या जो काल्विनवाद को मानने वाले लोग थे इंग्लैंड में, उनको क्या कहा जाता था, प्यूरिटन कहा जाता था। और ये लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर ही कहाँ पर आए थे, अमेरिका आए थे। तो एक सहानुभूति न होने का रीजन ये भी है। चौथा है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी कहाँ भेज दिया जाता था, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भेज दिया जाता था। तो 3-4 बड़े रीजन थे जिनकी वजह से ब्रिटिश सत्ता के प्रति इन लोगों की क्या थी, सहानुभूति का अभाव हुआ करता था। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से अमेरिका में क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे बौद्धिक चेतना हो गई, आर्थिक कारण हो गए, जिनकी वजह से भी अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोनों ही कथन क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिश संसद द्वारा आरोपित करों के भुगतान से इनकार कर दिया। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है कि अमेरिकियों का ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ये भी सही है, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता का जो नारा था वह यही था कि प्रतिनिधि नहीं तो करनी, प्रतिनिधि नहीं तो करनी। और इसी वजह से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, और साथ ही कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1756 से 1763 के मध्य चले सप्तवर्षीय युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है कि यह युद्ध मुख्य रूप से प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया। ये कथन बिल्कुल सही है, जिसमें प्रसा का साथ तो किसने दिया, इंग्लैंड ने दिया, और ऑस्ट्रिया का साथ दिया फ्रांस और रूस ने दिया। तो दूसरा कथन है कि प्रसा का साथ इंग्लैंड ने दिया, ये तो सही है, लेकिन ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी ने नहीं दिया था, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस युद्ध के बाद में इंग्लैंड ने कनाडा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 क्या है, गलत है।
इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए ये जो सप्तवर्षीय युद्ध चले थे ये 1756 से और 63 के मध्य में चले थे। फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में हो रहा था। और ये युद्ध 3 जगह पर चलता है, एक यूरोप में चलता है, दूसरा अमेरिका में चलता है और तीसरा चलता है भारत। तो जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखते हैं कि सप्तवर्षीय जो युद्ध है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर हम मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। तो देखिए अमेरिका में ये युद्ध क्यों हुआ था उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अमेरिका में जो अधिकतर कॉलोनी थी ये थी ब्रिटेन की। जो वर्तमान जो यूएसए है इसमें अधिकतर जो कॉलोनी थी वो किसकी थी, ब्रिटेन की थी। और यहाँ पर ये कनाडा है। कनाडा में जो अधिकतर जो कॉलोनी थी ये हुआ करती थी फ्रांस की। और इसी वजह से ये युद्ध अमेरिका में भी हुआ, यूरोप और भारत के साथ साथ में। और इस युद्ध का अंत होता है 1763 में पेरिस की संधि से। और इस युद्ध में विजय होती है इंग्लैंड की। अब देखिए इस युद्ध का परिणाम क्या निकला उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहले जो अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनी थे उनको डर रहता था कि कहीं फ्रांस उनके ऊपर अटैक नहीं कर दे, क्योंकि कनाडा पर किसका अधिकार था, फ्रांस का अधिकार था। लेकिन जब इंग्लैंड की विजय हो गई तो जो उपनिवेशवासी थे उनको कोई ऐसा डर नहीं रहा, अब फ्रांस उनके ऊपर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। दूसरा जो ब्रिटेन है इस युद्ध की वजह से उसके ऊपर कर्ज हो गया, ऋण भार आ गया। और इस ऋण को उतारने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर कर लागू कर दिया, जिससे वह अपने कर्ज से उभर सके, जिसका उपनिवेशों ने क्या किया, विरोध किया। और यहीं से जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉमन सेंस नामक जो पर्चा है ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा था। तो देखिए ब्रिटेन के एक साहित्यकार और चिंतक हुआ करते थे थॉमस पेन। इनके द्वारा जनवरी 1775 में कॉमन सेंस नामक एक बुक लिखी गई। और जनवरी 1776 में कॉमन सेंस नामक एक पर्चा वितरित किया गया। और इस पर्चे में वो बताते हैं, साथ ही दुख भी जाहिर करते हैं कि किस प्रकार से किसी महाद्वीप पर कोई द्वीप अधिकार कर सकता है। देखिए यहाँ पर महाद्वीप कौन है, अमेरिका है। और अमेरिका पर अधिकार किसका होता है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा द्वीप है। तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं, चिंता व्यतीत करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि एक स्वतंत्र जो उपनिवेश होता है वो ज्यादा अच्छा शासन कर सकता है। साथ ही वह कहता है कि ब्रिटेन वासियों का इन उपनिवेशों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा इनके द्वारा एक और पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, द अमेरिकन क्राइसिस। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात टॉमस पेन के द्वारा ये पर्चा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, अर्थात नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये किस क्रांति का लोकप्रिय नारा था। तो देखिए बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, यह नारा था अमेरिकी क्रांति का। और अमेरिकी क्रांति का जो आधार था वो यही था कि वो तब तक कोई कर नहीं देंगे जब तक कि उनका ब्रिटिश संसद में उनका अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो। और इस नारे के जो प्रस्तावक थे वह थे जेम्स ओटिस। जेम्स ओटिस बोस्टन के वकील थे। शुरुआत में ये सम्राट के अधिवक्ता थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस पद से त्याग देकर ये जनता के साथ जुड़ गए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, यह नारा था अमेरिकी क्रांति का। नेक्स्ट है या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। यह प्रसिद्ध कथन किस अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी का था। तो देखिए ये कहा था पैट्रिक हेनरी के द्वारा कहा गया था स्टाम्प एक्ट के विरोध में। स्टाम्प एक्ट के विरोध में कहा गया था। स्टाम्प एक्ट, इसकी चर्चा हम आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1704 ईस्वी में बोस्टन से प्रकाशित प्रथम अमेरिकी समाचार पत्र का नाम क्या है। तो देखिए प्रथम जो अमेरिकी समाचार पत्र है ये बोस्टन से प्रकाशित हुआ था 1704 ईस्वी में, और इसका नाम था बोस्टन न्यूज लेटर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका में नेविगेशन एक्ट कब लागू किया था। देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1651 ईस्वी में अमेरिका में नेविगेशन एक्ट लागू किया गया था। और इसके आधार पर उपनिवेशों का किसी भी प्रकार का जो व्यापार है वह केवल और केवल ब्रिटिश जहाजों के द्वारा किया जाएगा। और उपनिवेशों ने इसका भी विरोध किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के समय में ब्रिटेन के सम्राट कौन थे। देखिए अमेरिकी क्रांति के समय जो ब्रिटेन के सम्राट थे वह थे जॉर्ज तृतीय। इनका कार्यकाल रहा था 1760 से 1820 ईस्वी के मध्य में। और ये जो 13 उपनिवेश थे, 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की अमेरिका में, उनको अपनी निजी संपत्ति समझते थे। और इसी वजह से अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है इसको जॉर्ज तृतीय का
निजी युद्ध भी कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अमेरिकी क्रांति के समय जो सम्राट थे वह कौन थे, जॉर्ज तृतीय थे। देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की अमेरिकी क्रांति के परिचय और अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारणों से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रांति की प्रमुख घटनाएं और अमेरिकी क्रांति के परिणाम और प्रभाव से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। औद्योगिक क्रांति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें।